नमस्कार। वार्षिक राशिफल सन 2023 के क्रम में आज हम बात करेंगे मकर राशि के आगामी वार्षिक राशिफल सन 2023 के बारे में। इस वीडियो में आपको मकर राशि से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है उसमें आपको जो कुंडली दिख रही है उसमें हमने 4 जो प्रमुख ग्रह हैं जिनके आधार पर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, इनको ही ध्यान में रखकर हम वार्षिक राशिफल तैयार करते हैं। क्योंकि जो बाकी के ग्रह हैं उनकी तो हम जानकारी जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो हम देते ही हैं, और मासिक राशिफल में भी उसकी जानकारी होती है। तो जो प्रमुख ग्रह होते हैं वो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु को ध्यान में ही रख के वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। तो चलिए हम लोग मकर राशि के बारे में अब जो जानकारी है उसको हम शुरू करते हैं। जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है उसमें आपको 10 नंबर जहां दिख रहे हैं उसको लग्न बोलते हैं, और जो जहां पर 10 नंबर लिखा है यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहता है 1 से 12 तक वो उसी जो है राशि की जो है कुंडली या लग्न होता है वो। तो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर मकर राशि होती है, तो ये मकर राशि की कुंडली है। वर्तमान में जो शनिदेव हैं यहाँ पर वो 17 जनवरी तक लग्न में विराजमान होकर शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। इसके बाद आपको एक एरो दिख रहा होगा और बगल में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है जानकारी। 17 जनवरी 2023 को जो शनिदेव हैं वो राशि परिवर्तन करके आपके जो दूसरा भाव जहां 11 नंबर लिखा हुआ है, शनि लिखे हुए हैं, वहां पर वो गोचर कर जाएंगे जो उनकी स्वयं की दूसरी और मूल त्रिकोण राशि कुंभ है उसमें। तो दूसरे भाव जो होता है कुंडली का, यह वाणी का घर होता है, प्रारंभिक शिक्षा का घर होता है, ससुराल का होता है, संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, परिवार का होता है। तो शनिदेव जब 17 जनवरी 2023 को यहाँ गोचर कर जाएंगे दूसरे भाव में, तो यहाँ पर उनकी स्थिति जो है वो 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगी। तो दूसरे भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो दूसरा भाव वाणी का होता है। तो शनिदेव चूंकि न्याय प्रिय हैं तो यहाँ बैठे शनिदेव व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही सच बोलना सिखा देते हैं। वो कभी कभी अपनी वाणी की वजह से कहीं तो उसको सम्मान तो मिलता है, परंतु अनावश्यक कभी कभी सच बोलना भी उसको समाज में मान सम्मान पे चोट पहुँचाता है, उसको परेशानियों में डालता है। तो इसको हम एक प्रकार का वाणी दोष भी बोलते हैं। तो शनिदेव दूसरे भाव में बैठ के आपको वाणी दोष देंगे, जिससे आपके परिवार में जो है कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे। हालांकि शनिदेव यहाँ बैठ के आपके धन में जरूर वृद्धि करेंगे, परंतु खर्च भी आपका उसी तरीके चलता रहेगा। यहाँ बैठे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, जहाँ आपको 1 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। ये भौतिक सुख साधन का घर होता है, माता का घर होता है, जनता का घर होता है। यहाँ शनिदेव जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो चूंकि मैंने भी बताया दूसरे भाव में बैठ के शनिदेव संचित धन में वृद्धि करते हैं, खर्च भी आपका बढ़ाएंगे। तो चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का है, भूमि भवन वाहन का है। तो आप भूमि भवन में आप निवेश करने की सोचेंगे इस गोचर के दौरान। हालांकि सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है या आपको कोई धोखा हो सकता है लैंड डील, प्रॉपर्टी डील वगैरह में, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो विच्छेदात्मक होती है। साथ ही चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का घर होता है, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, माता के साथ संबंध भी आपके कहीं ना कहीं खराब करेंगे। वो जनता में आपके जो है जो कहीं ना कहीं आप थोड़ी प्रसिद्धि जो आपको मिली हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिससे प्रसिद्धि को आपके चोट पहुंच सकती है। तो शनिदेव की जो दृष्टि है उसमें विच्छेदात्मक होती है वो, परंतु जहां बैठते हैं उसकी वो वृद्धि करते हैं। अब शनिदेव जहाँ दूसरे भाव में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे। यह भाव जो आपको दिख रहा है ये 8वां भाव है कुंडली का। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैं नंबर लिखना भूल गया। तो 8वां भाव जो होता है वो आयु मृत्यु का घर होता है। शनिदेव इसके कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, परंतु अष्टम भाव दुर्घटना का भी घर होता है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के भी योग बनेंगे। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय आप सावधानी बरतें। अष्टम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्याओं का भी होता है, शनिदेव इसके कारक ग्रह होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि भी तंत्र मंत्र ज्योतिष में इस गोचर के दौरान बढ़ेगी। साथ ही जो जातक इन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं या कोई PhD कर रहे हैं या कोई शोध कार्य से जुड़े हुए हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जन वगैरह हैं, ऐसे लोगों को बेहद खास रहने वाला है ये शनिदेव का गोचर। उसमें बहुत आपको लाभ रहेगा। साथ ही शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे
तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर रहेगी। एकादश भाव पे जो शनि देव की दृष्टि रहेगी तो आपके आय में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, आपके बड़े भाई से आपको सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी किसी मुद्दे पे, परंतु उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई व्यापार वगैरह करते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो यह विदेश यात्रा आपके लिए बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है। और यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ ही देने वाला है, क्योंकि लग्नेश होकर धन भाव में शनिदेव गोचर करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं यह जो गोचर है उस धन के लिए बहुत अच्छा है जो मकर राशि वाले जातक हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब शनिदेव अभी तो आपका वैसे भी 17 जनवरी तक आप का मध्यम चरण चल रहा था 7.5 का, जब शनिदेव जो है आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो अपने से द्वादश हो जाएंगे, आपसे द्विद्वादश का योग बनेगा, तो आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी शुरू हो जाएगा। तो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके कार्य और भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, परंतु चूंकि शनिदेव की स्वयं की राशि है और कोई भी ग्रह अपनी राशि का बुरा नहीं करता, इसलिए 7.5 आपके लिए उतनी खराब नहीं रहेगी जितनी जैसे मीन राशि के लिए हो सकती है, उनका प्रारंभिक चरण है, या ढैया जो वृश्चिक और कर्क वालों के लिए होने वाली है। तो आप के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। वार्षिक राशिफल में शनिदेव आपके लिए वरदान साबित होंगे धन के लिए। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्य में शनिदेव जो है वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये थोड़ा सा समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कोई कार्य व्यापार में कोई डील करने जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन में निवेश करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर करें, अन्यथा ज़्यादा समस्या आपको, पैसा वगैरह डूबने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की। जहां आपको 12 नंबर लिखा दिख रहा है, ये तीसरा भाव कुंडली का होता है, ये पराक्रम का स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति अभी बहुत शुभ स्थिति में, तीसरे भाव में वो 23 अप्रैल 2023 तक विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में बैठने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी लाभदायक यात्रा होंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है, विल पावर, वो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ बैठे बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो 7वें भाव पर है, यह कुंडली का 7वां भाव है। और यहाँ पर बैठने से आपके वैवाहिक जीवन को जो है शुभ स्थिति में रखेंगे। अभी तक शनि की जो विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ रही थी सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि, उसमें अब कहीं ना कहीं 17 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल के मध्य में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य जो है अच्छा रहेगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ बैठे बृहस्पति की, तीसरे भाव में बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो जहाँ 6 नंबर आपको दिख रहा है, कुंडली का 9वां भाव होता है, यह भाग्य स्थान होता है, धर्म कर्म का घर होता है। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी तो धर्म कर्म में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता से मतभेद दूर होंगे। आपकी जो है उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाना चाह रहे हैं उनको भी जो है वीज़ा वगैरह आसानी से मिल सकता है। तो धर्म कर्म में आप जो है इतनी रुचि होगी, आप दान दक्षिणा में भी आपका इच्छा होगी, आप कोई मंदिर वगैरह का जीर्णोद्धार करा सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो बृहस्पति का यह गोचर धर्म कर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 9वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर रहेगी तो आय में वृद्धि होगी, नाम यश में वृद्धि होगी। एकादश भाव नाम यश का होता है तो समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपके कलीग सहयोगी वगैरह हैं तो उनके द्वारा आपका कोई कार्य हो सकता है जो रुका हुआ था, काफ़ी दिनों से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति 23 अप्रैल तक बहुत शुभ बने हुए, परंतु समस्या यहां पर यह है कि 23 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। जहां आपको एरो बना दिख रहा है ये, तो 1 नंबर, ये चतुर्थ भाव है कुंडली का, यहां पर बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे 23 अप्रैल को। और यहां पर दिक्कत ये हो जाएगी कि है तो वो बहुत शुभ हो जाते हैं चतुर्थ भाव में, परंतु यहां राहु विराजमान है और राहु 30 अक्टूबर 2023 तक यहां स्थित रहेंगे। तो बृहस्पति जब जैसे ही 23 अप्रैल को गोचर करेंगे और राहु से उनकी युति होगी तो बृहस्पति और राहु का चांडाल योग निर्मित हो जाएगा। चतुर्थ भाव जैसा पहले मैंने बताया ये भौतिक सुख साधन का घर होता है, माता का घर होता है। तो आपका जो है भौतिक सुख साधन जो है भूमि भवन में आप निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका धन डूब सकता है, आपको कोई भ्रमित कर सकता है, आप बेवजह की जो है डील कर सकते हैं जिससे आपका धन डूब सकता है, जैसा बताया धोखा हो सकता है। तो यह चांडाल योग आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा, माता के स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ ही राहु
जैसे बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, वैसे राहु को भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो है मिली हुई है। तो बृहस्पति और राहु जब यहाँ बैठेंगे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ से उनकी संयुक्त दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो दुर्घटना के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं आप बेवजह के अचानक आपके खर्चे आपके सामने आएंगे, खर्चे स्वास्थ्य पर ज़्यादा होने लगेंगे, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर। यहाँ बैठे बृहस्पति राहु की संयुक्त दृष्टि, जहाँ 7 नंबर आपको केतु लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर पड़ेगी दशम भाव में। तो दशम भाव कर्म क्षेत्र है, तो आपके नौकरी में बाधा उत्पन्न करेंगे। नौकरी में जो है आपके प्रमोशन की यदि आप आशा लगाए हुए थे तो उसमें देरी होगी। आपके कार्य स्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आपके चरित्र पे दाग लग सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है, आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, आपका जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या सहयोगी कलीग के साथ जो है मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपको नौकरी में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही यहाँ बैठे बृहस्पति राहु की जो नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का होता है, वाद विवाद का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, खर्च का होता है। तो बेवजह की यात्राएं होंगी जिससे आपका खर्च होगा, जिससे मानसिक तनाव होगा। कोर्ट कचहरी के मामले कोई पहले से चल रहे हैं उसमें विलंब देखने को मिलेगा, तारीख आगे बढ़ सकती है। साथ ही छोटी छोटी बातें जो है बड़े विवाद का रूप ले लेंगी। साथ ही यदि कोई वाद विवाद में यदि आप फंसते हैं तो आप कहीं ना कहीं कानूनी मामले में भी उसके द्वारा फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाव करने की आपको आवश्यकता रहेगी। परंतु यही राहु जब 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करके, राहु चूंकि उल्टा चलते हैं, यहाँ देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ उल्टा चलते हुए तीसरे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। तो बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में फिर अकेले हो जाएंगे और फिर वो जो शुभ फल देंगे, यहाँ बैठे बृहस्पति पंचम भाव से देखेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, दुर्घटना के योग आपके जो बन रहे थे उसको कम करेंगे। यहाँ बैठे बृहस्पति जो है सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो कर्म व्यापार में आपके वृद्धि होगी, आपको जो है आपके कार्यस्थल पर आपका नाम यश बढ़ेगा, आपके सहयोगियों के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। यही बृहस्पति नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आने लगेंगे, वाद विवाद की स्थितियां कम होने लगेंगी, आपके खर्चे और आपकी जो यात्राएं बेवजह की हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। राहु यहाँ से जब उल्टे चलते हुए जब 30 अक्टूबर को यहाँ गोचर करेंगे तीसरे भाव में, राहु का गोचर तीसरे भाव में बेहद शुभ माना जाता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको जो है यात्राएं जो हैं वो आपके पक्ष में होंगी, आपके कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। बस छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को आप जरा अच्छा कीजिएगा क्योंकि उनसे थोड़ा सा बिगाड़ हो सकता है और थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं विल पावर आपकी कमज़ोर हो सकती है। डिसीजन मेकिंग जो है, जो क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं भ्रम देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इसको सतर्क रखें। साथ ही राहु जो है यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। थोड़ा सा पति पत्नी में जो है कुछ जैसे शक करने की बीमारी सी हो जाएगी, मानसिकता। तो पति को पति पर शक की, उनके चरित्र पर शक की जो है समस्या रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन खराब होगा। और जो 7वीं दृष्टि है जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है केतु, वहाँ पर रहेगी। तो नवम भाव पर दृष्टि होने से धर्म कर्म से आपको थोड़ा दूर करेंगे और बेवजह के भौतिक सुख साधन में आपका मन लगेगा, भोग विलास में। एकादश भाव पर जो है नवम दृष्टि रहेगी, तो एकादश भाव पर राहु की दृष्टि अच्छी होती है। आईटी वगैरह प्रोफेशनल हैं या आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। विदेशी व्यापार करते हैं ऐसे लोगों को काफ़ी फायदा होगा और आय में भी आपकी वृद्धि निरंतर बनी रहेगी। खर्च आपका जरूर होता रहेगा परंतु आय में कोई कमी नहीं रहेगी, राहु नहीं होने देंगे कमी आपको। आप येन केन प्रकार किसी भी तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखेंगे पूरे वर्ष। तो मकर राशि वालों के लिए है 7.5 का अंतिम चरण 17 जनवरी से शुरू होगा, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लेके आएगा। परंतु जो 17 जून से 4 नवंबर 2023 का मध्यकाल है, ये वक्री अवस्था काल रहेगा। इसमें आप कोई भी बड़ी डील करने से बचें, भूमि भवन वाहन क्रय करने से बचें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। बृहस्पति पूरे साल आपके लिए अच्छे हैं 23 अप्रैल तक, परंतु जो 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्यकाल बृहस्पति राहु का जो युति रहेगी वो आपके लिए समस्या देगी। 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति पूरे साल अंत तक आपके लिए शुभ स्थिति में रहेंगे। राहु जो है वो 30 अक्टूबर तक थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद वो भी आपके पराक्रम में पूरे वर्ष वृद्धि करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए निष्कर्ष निकालें तो यह गोचर आपके लिए पराक्रम के लिए अच्छा है, डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा है और आय के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं कुछ उपाय की बात करता हूं। तो उपाय के लिए आप जो है
माता लक्ष्मी की आप पूजा उपासना कर सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष जो है आप एक रुई में जो है टुकड़े में गुलाब के इत्र को भिगोकर उनके चरणों में अर्पित करें। देसी घी का दीपक उनके समक्ष जलाएं। खीर का जो है उनको प्रसाद अर्पित करें और एक माला स्फटिक की माला से आप एक मंत्र का जप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस मंत्र का आप एक माला जाप कीजिए तो आपको यह पूरा वर्ष जो है आपके लिए जो समस्या आने वाली उसमें कटौती करेगा, कमी करेगा और पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मकर राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो 2 राशियां बची उनकी जानकारी मैं आने वाली वीडियोज़ में दूंगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो वो मुझसे नंबर मेरा लेकर डिस्क्रिप्शन में रहता है, उस पर आप संपर्क करके कभी भी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं फीस जमा करने के उपरांत। तो तब तक अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो ओम नमः शिवाय।